नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों फुल फायर मोड में हैं। राहुल की मोहब्बत की दुकान का कस्टमर पाकिस्तान निकला क्या? कश्मीर में मोदी की हार और कांग्रेस की जीत की दुआएं पाकिस्तान क्यों मांग रहा है? कश्मीर में पत्थरबाजी बंद, लेकिन अब महाराष्ट्र के पत्थरबाजों का इलाज कैसे शुरू हुआ है? और गणपति विसर्जन पर पत्थर बरसाने वालों का किसने कायदे से इलाज किया है, आज आपको यह भी दिखाऊंगा। साथ ही यूपी में भयंकर बवाल मचा हुआ है बॉस उपचुनाव के पहले। योगी और अखिलेश की सियासी लड़ाई अब पर्सनल लेवल पर आ चुकी है। सीएम योगी और माफिया का कौन सा कनेक्शन बताकर फंसे अखिलेश, आज वो भी दिखाऊंगा। और अखिलेश और योगी की जुबानी बवाल पर उपचुनाव के पहले क्या बोली अयोध्या की पब्लिक, वो आपके लिए लेकर आया। इजराइल ने आतंकियों का ऐसा इलाज किया कि आतंकी खाने और जाने दोनों से कांप रहे हैं, आज वो भी आपको दिखाऊंगा। इजराइल ने फिर दिखाया तबाही का ट्रेलर। हिजबुल्लाह के आतंकी भयंकर खौफ में जी रहे हैं। मतलब एक वक्त था कि आतंकी से लोग डरते थे, इजराइल ने ऐसा इलाज किया है बॉस कि अब आतंकी डर के मारे न सो पा रहे न उठ पा रहे। इजराइल ने पेजर और वॉकी टॉकी को बम में बदला कैसे, इसकी एक एक डिटेल बताने वाला चैप्टर आज खोलूंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे मल्लिकार्जुन खड़गे के पत्र का आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जवाब दिया। जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे को लिखा कि सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक ने प्रधानमंत्री मोदी पर आपत्तिजनक बयानबाजी की है। सोनिया गांधी ने उन्हें मौत का सौदागर कहा था, तो राहुल गांधी ने कई बार पीएम का अपमान किया और ओबीसी समुदाय को चोर तक कहा था। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने लिखा कि आप एक फेल प्रोडक्ट का बचाव कर रहे हैं। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। बीजेपी ने हरियाणा के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम पेश किया। संकल्प पत्र जारी करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि 2014 और 2019 में बीजेपी को घोषणा पत्र जो लाई थी उसके सभी वादे पूरे किए, अब नए वादे भी पूरे करेंगे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र छलावा है, क्योंकि हरियाणा की तस्वीर बीजेपी ने बदली। दिल्ली की मुख्यमंत्री चुनी गई आतिशी ने 21 सितंबर को अपने कैबिनेट के साथ सीएम पद की शपथ लेंगी। आतिशी के कैबिनेट में मुकेश अहलावत नया चेहरा होंगे। मुकेश अहलावत मंत्री राजकुमार आनंद की जगह लेंगे। आतिशी कैबिनेट में गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन मंत्री पद पर बरकरार रहेंगे, जबकि अभी तक 7वें मंत्री के नाम की घोषणा नहीं की गई है। वहीं अरविंद केजरीवाल 20 सितंबर से हरियाणा में चुनाव प्रचार शुरू करेंगे। तिरुपति मंदिर के लड्डू में चर्बी मिले होने की पुष्टि हुई है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने खुलासा किया है कि मंदिर के लड्डू बनाने में फिश ऑयल का इस्तेमाल हुआ। इससे पहले आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया था कि वाईएसआर कांग्रेस की पिछली सरकार के दौरान तिरुपति मंदिर के लड्डू बनाने के लिए जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल हो रहा था। नायडू ने कहा कि पिछले 5 सालों में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तिरुमला की पवित्रता को कलंकित किया। वहीं जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है और इसे दुर्भावना से पूर्ण बताया। सलमान खान के पिता सलीम खान को एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी दी गई है। सलीम खान को धमकी तब दी गई जब वो मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। स्कूटी पर बुर्का पहनकर आई महिला ने सलीम खान को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकाया और फरार हो गई। हालांकि मुंबई पुलिस ने धमकी देने वाली महिला समेत 2 लोगों को कुछ ही देर में अरेस्ट कर लिया। पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि उनका बिश्नोई गैंग से कोई लिंक नहीं है, वो सिर्फ शरारत कर रहे थे। बिहार के नवादा में दलित बस्ती में हुए अग्निकांड के मामले में सियासत शुरू हो गई है। पुलिस ने 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि सीएम नीतीश कुमार ने भी सख्त एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का मौन बड़े षड्यंत्र पर स्वीकृति की मोहर है, जबकि राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि बीजेपी एनडीए के नेतृत्व में अराजक तत्व शरण पाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इस मामले पर मौन है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। मोदी शाह दोनों फुल फायर। राहुल की मोहब्बत की दुकान का कस्टमर निकला क्या पाकिस्तान? कश्मीर में मोदी की हार और कांग्रेस की जीत की दुआएं पाकिस्तान क्यों कर रहा है? कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हुई, लेकिन अब महाराष्ट्र के पत्थरबाजों का इलाज कैसे शुरू हुआ? गणपति विसर्जन पर पत्थर बरसाने वालों का किसने कायदे से इलाज किया? सबसे पहले इसका चैप्टर। राहुल गांधी की दिक्कत यह है कि उन्होंने मोहब्बत की दुकान तो खोल ली, लेकिन इस मोहब्बत की दुकान के सारे कस्टमर नफरती निकल रहे हैं।
कुछ दिन पहले अमेरिका में बैठा खालिस्तानी पन्नू इनकी दुकान का कस्टमर बना बैठा था। राहुल गांधी ने जो भारत के सिखों के लिए कहा उस पर पन्नू ताली ठोक रहा था। इसके बाद वो भारत विरोधी अमेरिकी सांसद इनकी दुकान की कस्टमर बनी थी, जो कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के साथ खड़ी होती है। और अब राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान का नया कस्टमर बना है पाकिस्तान। यानी भारत के जितने भी दुश्मन हैं, भारत के जितने भी विरोधी हैं, उन सबको राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान बहुत पसंद आ रही है। और ऐसे लोग भीड़ लगाकर राहुल गांधी की दुकान के सामने खड़े हैं कि बॉस हमारे लिए भी कुछ माल है क्या, होगा ही आपके पास। इसलिए तो आरोप लगते हैं कि राहुल गांधी ऐसी राजनीति करते हैं जिससे देश के दुश्मन खुश होते हैं। इसका जीता जागता सबूत पाकिस्तान से आया है। जो पाकिस्तान भारत के खिलाफ भर भर के जहर उगलता है, वो पाकिस्तान तारीफ कर रहा है कि पाकिस्तान तारीफ कर रहा है जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के पार्टनर नेशनल कॉन्फ्रेंस की। सोचिए, पाकिस्तान जैसा दुश्मन क्यों तारीफ करेगा भाई भारत की किसी पार्टी की। लेकिन ऐसा हो रहा है। पाकिस्तान को लग रहा है कि राहुल गांधी की कांग्रेस और अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर जम्मू कश्मीर में उस अनुच्छेद 370 को वापस ले आएंगे जिसे नरेंद्र मोदी ने हटा दिया था। जब से अनुच्छेद 370 हटा तब से ही पाकिस्तान तड़प रहा, क्योंकि पाकिस्तान की नस मोदी ने काट दी थी। पाकिस्तान तो यही चाहता था कि अनुच्छेद 370 कश्मीर में बना रहे, जिससे वो कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद को पालता पोसता रहे और भारत को जख्म देता रहे। लेकिन जब से कश्मीर में राहुल गांधी और अब्दुल्ला परिवार का गठबंधन हुआ और अब्दुल्ला परिवार ने 370 फिर से लाने का वादा किया, तब से पाकिस्तान खुशी के मारे झूम रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि पाकिस्तान का एजेंडा तो पूरा करने वाले भारत में ही मौजूद हैं। उसे तो खुद कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई, उसका काम भारत में वो लोग कर देंगे। तो अनुच्छेद 370 को कश्मीर में वापस लाना वो खुद चाहता है, यहां कुछ लोग वही कर रहे हैं। यह बात खुलकर पाकिस्तान बोल रहा है, और तब बोल रहा है जब कश्मीर में चुनाव चल रहा है। पाकिस्तान छटपटा रहा था कि कैसे कश्मीर में इतने शांतिपूर्ण चुनाव हो रहे हैं और उसे चुनाव में अपनी टांग अड़ाने का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन राहुल गांधी के इंडी गठबंधन ने उसे यह मौका दे दिया। एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कह दिया कि उन्हें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन सत्ता में आएगी और 370 की बहाली कर देगी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि 370 और 35A पर पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी एक पेज पर हैं। पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी एक पेज पे हैं भाई। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री बोल रहा है। पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा है, फिर आपको बताऊंगा कि पीएम मोदी ने कितनी गंभीरता से इस बयान को लिया है और कैसे तगड़ा जवाब दिया है। अब ये दोनों पार्टियां जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आज इलेक्शन में ये कह रही हैं जी कि अगर हम जीत गए तो हम 370 और 35A को उसकी सस्पेंशन को ख़त्म कर देंगे। आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? मेरा ख्याल है पॉसिबल है। देखें, बड़ी पोटेंट इस वक्त प्रेजेंस है वहाँ पे कांग्रेस की भी और नेशनल कांग्रेस की भी, दोनों की। बहुत चांस है कि ये जो कोलिशन है ये हुकूमत में आए, और जैसे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, बल्कि ये एक इलेक्शन इशू बनाया हुआ उन्होंने कि स्टेटस जो है रिस्टोर होना चाहिए। तो स्टेटस अगर रिस्टोर हुआ तो काफ़ी हद तक जो एक हमारा भी बड़ा एहतजाज रहा है। क्या हम ये कह सकते हैं कि आज पाकिस्तान की जो रियासत है और इंडियन कांग्रेस जो है वो एक पेज और नेशनल कांग्रेस एक पेज पे आ गए इस इशू पे? बिल्कुल, हमारा भी ये डिमांड है। जब से ये मोदी साहब ने ये वार किया हुआ है, एक कारी ज़रब लगाई हुई है कश्मीर के स्टेटस के ऊपर, अगर ये रिस्टोर हो जाता है, इस इलेक्शन में ये लोग जीत जाते हैं और ये रिस्टोर कर देते हैं। आप सोचिए, ऐसी बातें पाकिस्तान में कोई छोटा मोटा नेता नहीं कह रहा है, बल्कि वहां का रक्षा मंत्री कर रहा है। पाकिस्तान का रक्षा मंत्री खुलेआम ये बात कह रहा है कि वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भरोसे बैठा है। अगर भारत का सबसे बड़ा दुश्मन इस तरह की बातें करने लगे तो देश की किसी भी पार्टी के लिए सोचने वाली बात है कि वो दुश्मन के हाथ का मोहरा बन रही। लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उनका रिएक्शन भी आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप ये देखिए कि राहुल गांधी ने मोहब्बत की ऐसी दुकान खोली कि भारत के दुश्मन उनकी तारीफ कर रहे हैं। क्योंकि एक हाथ राहुल गांधी ऐसी बात कर देते हैं जिससे भारत के दुश्मन का फायदा हो जाता है और दूसरे हाथ भारत के दुश्मन नाम जपने लगते हैं राहुल गांधी। मतलब एक फीलिंग ऐसी लगती है जैसे गजब का गिव एंड टेक चल रहा है। पहले राहुल गांधी ने अमेरिका में सिखों को लेकर बात कही, पन्नू खुश हुआ था, और अब आप देखिए पाकिस्तान कैसे खुश हो रहा है।
आखिर ये क्या कनेक्शन है भाई कि एक तरफ राहुल गांधी इनके मतलब की बात करते हैं, फिर ये लोग राहुल गांधी की तारीफ करने लगते हैं। इस पर सवाल तो उठेंगे, लेकिन पाकिस्तान ने जो बात की है, पाकिस्तान जो सपने देख रहा है कि कश्मीर में 370 की बहाली हो जाएगी, और यह भी सोच रहा है कि उसका यह सपना राहुल गांधी की कांग्रेस और अब्दुल्ला परिवार की नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरा कर देंगे, तो बॉस ये सपना पूरा होने वाला है नहीं, क्योंकि जब तक नरेंद्र मोदी हैं तब तक तो ऐसा वो होने नहीं देगी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कश्मीर की धरती से जवाब दिया ऐसे लोगों को जो 370 की वापसी के सपने देख रहे हैं। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिनकी आज जम्मू कश्मीर में चुनावी रैली थी, उन्होंने क्या कहा। पाकिस्तान में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के एलायंस की बल्ले बल्ले हो रही है। पाकिस्तान में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुलकर समर्थन किया है पाकिस्तान से, लेकिन मोदी आज कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस को डंके की चोट पर कह रहा है, हम जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडा को लागू नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आज कश्मीर में खड़े होकर 370 वापस लाने के सपने देख रहे लोगों की क्लास लगाई, उससे ऐसे लोगों को समझ में आ गया होगा कि अनुच्छेद 370 नरेंद्र मोदी के रहते तो वापस आने वाला नहीं। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि राज्य में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार आ भी जाए, आप 370 कैसे वापस ले आओगे बॉस? जब हटाने के लिए संसद लगी थी तो लाने के लिए संसद नहीं लगेगी, और संसद में क्या आपकी सरकार है? यानी आप वहां पब्लिक को जो है मूर्ख बना रहे हो कि हम आएंगे और हम ले आएंगे वापस। कैसे लाओगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे लाएगी? कांग्रेस कैसे लाएगी? कांग्रेस केंद्र में सत्ता में है। इसलिए चाहे कोई कितने ही सपने देख ले, फिर चाहे पाकिस्तान जोर लगा ले, भारत में बैठकर पाकिस्तान का एजेंडा चलाने वाले लोग जोर लगा ले, अनुच्छेद 370 तो बीजेपी का पुराना मुद्दा रहा है, जिसे नरेंद्र मोदी ने हटाकर पूरा किया। और अगर कोई अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दे पर बयानबाजी करेगा, यह सोचेगा कि अनुच्छेद 370 फिर से लागू हो जाएगा, तो फिर उसे किसी तरह की नरमी की उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। इसीलिए पीएम मोदी के बाद देश के गृह मंत्री ने भी पाकिस्तान की हिमाकत की हवा निकाली। सोशल मीडिया पोस्ट में अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का आर्टिकल 370 और 35A पर कांग्रेस और JK-NC के समर्थन की बात ने एक बार फिर से कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया। इस बयान ने दोबारा यह साफ कर दिया है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे भी एक है। पिछले कुछ साल से राहुल गांधी देशवासियों की भावनाओं को आहत करते हुए भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े रहे हैं। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने हो या भारतीय सेना के बारे में आपत्तिजनक बातें करनी हो, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान के सुर हमेशा एक रहे और कांग्रेस का हाथ हमेशा देश विरोधी शक्तियों के साथ रहा। लेकिन कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान ये भूल जाते हैं कि केंद्र में मोदी सरकार है, इसलिए कश्मीर में न तो आर्टिकल 370 वापस आने वाला है और न ही आतंकवाद। यह अमित शाह ने कहा, यानी नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह तक इस मामले की गंभीरता को समझ रहे हैं और इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान और राहुल गांधी को एक साथ कड़ा संदेश दिया। यह कड़ा संदेश देना जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरह राहुल गांधी विदेश जाकर बयान देते हैं, वो एक तरह से देश की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं, क्योंकि उनके बयान देश के दुश्मनों के लिए बोनस बन जाते हैं। हमने आपको बताया था कि जब कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं, उस वक्त अगर राहुल गांधी अमेरिका में उस सांसद से मिलेंगे जो 370 पर पाकिस्तान की जुबान बोलती है, तो उससे पाकिस्तान को बूस्ट ही मिलेगा। और देखिए वही होना शुरू हो गया। जो पाकिस्तान 370 की वापसी के सपने को दफन कर चुका था, वो अब दोबारा उसकी बात कर रहा है। और पाकिस्तान में कोई छोटा मोटा नेता नहीं, रक्षा मंत्री ऐसी बातें करने लगा है। यह पहला मौका नहीं है जब पाकिस्तान का कांग्रेस से प्रेम झलक रहा है। आप याद कीजिए, कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव के दौरान भी यही सब हो रहा था। तब पाकिस्तान के पूर्व सूचना और प्रसारण मंत्री रह चुके चौधरी फवाद हुसैन ने राहुल गांधी का खुलकर समर्थन किया। फवाद हुसैन ने अपने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का एक वीडियो शेयर किया था और लिखा था, राहुल ऑन फायर। इतना ही नहीं, एक चैनल से बात करते हुए फवाद हुसैन ने कहा था कि भारत में बीजेपी की सरकार आनी नहीं चाहिए, मोदी को रोकना बहुत जरूरी है, मोदी के अलावा कोई भी आए हम उसे समर्थन करेंगे। राहुल गांधी पाकिस्तान से शांति की बात करते हैं, लोगों को राहुल को वोट देना चाहिए। यानी पाकिस्तान यही चाहता था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए। पाकिस्तान को यह पता था कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो पाकिस्तान के आतंकवाद पर ताबड़तोड़ एक्शन नॉनस्टॉप चलता रहेगा। और आप देखिए, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव हो रहे हैं, पाकिस्तान छटपटा रहा है।
वैसे कोई बड़ी बात नहीं है कि जैसे आज पाकिस्तान इंडी गठबंधन का नाम ले रहा है, वैसे कल को चीन भी कांग्रेस या राहुल गांधी का नाम न लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और चीन दोनों भारत के दुश्मन हैं। दोनों का एक ही एजेंडा है, नरेंद्र मोदी को हटाना। और हो सकता है कि जैसे पाकिस्तान कांग्रेस का नाम ले रहा है, वैसे चीन भी ले ले, क्योंकि चीन को यह मौका राहुल गांधी अमेरिका जाकर दे आए। अमेरिका में राहुल गांधी ने यह कहकर चीन की तारीफ की थी कि वहां बेरोजगारी की समस्या नहीं है। सीमा विवाद पर भी राहुल गांधी ने वो स्टैंड लिया था जो चीन के एजेंडे को सूट करता है। इसलिए हो सकता है कि कल को चीन भी मुंह उठाकर राहुल गांधी का और कांग्रेस का गुणगान करने लगे। हालांकि किसी की तारीफ करने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तारीफ की आड़ में भारत विरोधी एजेंडा चलाया जाता है तो वही देश हित के लिए हानिकारक हो जाता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम लिया, लेकिन जब इस विवाद पर कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा से बात की गई तो वो अलग कहानी लेकर आ गए। कहने लगे कि बीजेपी और पाकिस्तान मिले हुए हैं, ये दोनों की साजिश है। एक बार सुनिए पवन खेड़ा किस तरह का अजीबोगरीब लॉजिक दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर चुनाव के वक्त जब आप वहां प्रचार के लिए गए थे, आपका एक वीडियो पाकिस्तान में वायरल हो रहा है और सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी धारा 370 को लेकर के पाकिस्तान कह रही है कि कहीं न कहीं पाकिस्तान और भारत। अगर आपने देखा होगा, आपके पत्रकार वहां थे, तो हमने क्या अपना मैनिफेस्टो पढ़ा, उसमें क्या था कि पूर्ण राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर का हक है और हम उसको दिलवा के रहेंगे, ये बयान है। अब इस बयान को जैसे बीजेपी तोड़ती मरोड़ती है, आदत है उनकी, वैसे ही पाकिस्तान भी करता है। ट्रेनिंग तो एक ही जगह से मिलती है दोनों को। हम ये जानना चाहते हैं दोवल साहब, 24 घंटे के लिए हमें पेगासस दे दीजिए, फिर से आग्रह कर रहे हैं। ये जुगलबंदी हम बेनकाब करना चाहते हैं बीजेपी की पाकिस्तान के साथ। जब बीजेपी मुसीबत में होती है, पाकिस्तान दौड़ा हुआ आता है या एक लव लेटर भेज देता है। एक बार फिर ऐसा ही हो रहा है। बीजेपी मुसीबत में होती है। अरे बीजेपी क्या मुसीबत में थी? बीजेपी ने तो तीसरी बार सरकार बना ली। चौधरी फवाद हुसैन का क्या काम आया बीजेपी के खिलाफ बोलना? और अब क्या बीजेपी जम्मू कश्मीर में जब चुनाव लड़ रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उसी के, या नेशनल कॉन्फ्रेंस जो मुद्दा उठा रहा है कांग्रेस का एलआई, उसी की बात ना पाकिस्तान कर रहा है? मतलब पवन खेड़ा गजब लॉजिक दे रहे हैं। उनके मुताबिक बीजेपी ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को कहा होगा कि सुनो, एक काम करो, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला के 370 पे एक बयान दे दो, जिससे हमको चुनाव में फायदा हो जाए। मतलब इन लोग के हिसाब से नरेंद्र मोदी इतने पावरफुल हैं कि वो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को भी कहते हैं कि ऐसा बोलो तो वो बोलता है। तो फिर तो देश में ऐसे ही प्रधानमंत्री चाहिए भाई, जो पाकिस्तान से डिक्टेट करा के अपने बयान ले रहा है। विपक्ष के बहाने पाकिस्तान का भारत के आंतरिक मामलों पर बोलना और दखल देने की कोशिश करना कोई हल्की बात नहीं है, ये गंभीर बात है। कांग्रेस से उम्मीद थी कि वो पाकिस्तान को आईना दिखाए, लेकिन वो इधर उधर की बात कर रहा है और उसकी वजह से कांग्रेस का कंफ्यूजन दिख रहा है। क्योंकि 370 पर कांग्रेस एकदम चुप है, अपना स्टैंड ही क्लियर नहीं कर रही कि लाएगी, हटाएगी या हटा रहने देगी। कांग्रेस का कंफ्यूजन नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर भी है, जिसका क्लियर कट एजेंडा है 370 को बहाल करना। लेकिन कांग्रेस ये भी साफ नहीं कर रही है कि वो अपने सहयोगी नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्टैंड के साथ है या उसके विरोध में। अगर साथ है तो साफ साफ कह दे, अगर विरोध में है तो फिर गठबंधन क्यों किया है? अगर गठबंधन किया है तो एजेंडा साधने वाले अपने अपने हिसाब से इसका मतलब निकालेंगे, और पाकिस्तान यही कर रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को कांग्रेस तो जवाब नहीं दे पाई, लेकिन उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपना घर संभाले, हमारे इलेक्शन में दखल ना दे। एक बार सुनिए उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा। हमारी इलेक्शन पर टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता ये मुनासिब बात है। वो अपनी जमहूरियत को बचाएं, हम अपनी जमहूरियत में हिस्सा ले रहे हैं। भैया पाकिस्तान क्या कहता है मुझे क्या पता है, मैं पाकिस्तानी तो हूँ नहीं, मैं भारत का बाशिंदा हूँ। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ी पार्टी रही है। अगर उस पार्टी के मैनिफेस्टो में 370 को वापस लाने का वादा है, उस पार्टी का देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन है, तो बॉस पाकिस्तान इसका फायदा नहीं उठाएगा तो क्या करेगा? क्योंकि वो तो इसी ताक में बैठा है कि भारत में कोई तो 370 पर बात करे, जिससे पाकिस्तान को अपना एजेंडा चलाने का मौका मिले। 370 ही नहीं, पाकिस्तान तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और पत्थरबाजी की भी वापसी चाहता है। लेकिन जब तक नरेंद्र मोदी सत्ता में है, तब तक पाकिस्तान के मंसूबे पूरे नहीं होने वाले। और जैसे कश्मीर में लोग पत्थरबाजी की घटना को इतिहास मान चुके हैं, वैसे ही वो 370 को भी हमेशा के लिए भूल जाएंगे। जैसे कश्मीर की सड़कों से पत्थर और पत्थरबाज दोनों गायब हो गए, वैसे 370 का समर्थन करने वालों के समर्थक भी गायब हो जाएंगे। क्योंकि अब जम्मू कश्मीर बदल गया है, कश्मीर बदल गया है। वहां जो हाथ पहले पत्थर उठा रहे थे, उन हाथों पर अब वोट की इंक लग रही है। लेकिन पीएम मोदी के सामने कोई एक चैलेंज नहीं है। भारत में शांति के दुश्मन सिर्फ कश्मीर में नहीं बैठे हैं, बाकी जगह भी तो हैं।
पत्थरबाजों की एक नई ब्रांच कश्मीर में, पत्थरबाजों की पुरानी ब्रांच कश्मीर में बंद हुई तो दूसरी जगह खुल गई। आपने गौर किया होगा कि पिछले कुछ सालों से पत्थरबाज हिंदू त्योहारों को निशाना बना रहे हैं। कभी पंडाल पर पत्थर मारते हैं, कभी धार्मिक यात्रा पर पथराव हो जाता है। अब कुछ राज्य सरकारें इन पत्थरबाजों के सामने नतमस्तक हैं। वो हिंदू पर्व से जुड़ी यात्राओं को सुरक्षा देने के बजाय सलाह देती हैं कि यात्रा को विशेष समुदाय के इलाके से ना निकालो। लेकिन जैसे कश्मीर के पत्थरबाजों का इलाज हुआ, वैसे ही डबल इंजन की सरकारों में इन पत्थरबाजों का भी इलाज हो रहा है। हमने आपको बताया था कि कैसे गुजरात के सूरत में पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही गणेश पंडाल पर पत्थर मारने वाले आरोपियों को घर से निकाल कर क्लास लगाई थी। ऐसी ही घटना महाराष्ट्र के अकोला में हुई है। अकोला की तस्वीरें देखिए। आरोप है कि जब गणपति विसर्जन की शोभा यात्रा इलाके में एक मस्जिद के सामने से गुजरी तो पत्थरबाजी शुरू हो गई। मस्जिद के पास पत्थरबाजी होने लगी। काफी देर तक ये लोग इसी तरह से पत्थरबाजी करते रहे। आरोप है कि इसके बाद दूसरी तरफ से भी पत्थर बरसने लगे। अचानक हुई पत्थरबाजी में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ शोभा यात्रा में मौजूद जो लोग थे वो भी घायल हो गए। हालांकि पुलिस ने किसी तरह स्थिति को कंट्रोल किया और शोभा यात्रा को आगे बढ़ाया। बाद में पुलिस ने इस वीडियो के आधार पर एक दो नहीं 60 लोगों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के भिवंडी में भी हिंसा भड़काने और का जो पैटर्न है वो ऐसा ही मिला जुला दिखा। गणपति विसर्जन का जुलूस जैसे ही एक विशेष समुदाय के धार्मिक स्थल के सामने से गुजरा, गणपति जी की मूर्ति पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। आरोप है कि पत्थरबाजी में गणपति जी की मूर्ति खंडित हो गई। शोभा यात्रा में मौजूद लोगों ने आरोप लगाया कि पत्थर विशेष समुदाय के धार्मिक स्थल से फेंके गए, जिसके बाद आरोपी को पकड़ने की मांग को लेकर नारेबाजी शुरू हुई। हालात बेकाबू होता देख पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए 4 लोगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल भिवंडी में शांति है और स्थिति कंट्रोल में। जिस तरह से गणपति विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी हो रही उससे ये तो साफ है कि हिंदू त्योहार में माहौल बिगाड़ने की साजिश है। भिवंडी के लोगों का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। मुस्लिम पक्ष के लोग क्या कह रहे हैं कि मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे नहीं लगने चाहिए, तो हिंदू पक्ष का कहना है कि क्या अब राम का नाम भी ना ले क्या। सुनिए एक बार क्या कह रहे हैं पब्लिक। दंगा फैलाने की साजिश करने वाले लोगों के खिलाफ समाज को भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कोई फतवा निकाला जा सकता है, उन्हें बाहर किया जा सकता है कौम के। अभी ऐसा तो इस माहौल में करना नहीं चाहिए पब्लिक को। अभी दोनों पक्ष का मतलब कहता है त्योहार है, सबको समझ के लेना चाहिए। मस्जिद के सामने खड़े होकर नारा भी नहीं मारना चाहिए, वो भी एक मामला गलत हो गया था। हमेशा जैसे अमन शांति जाते थे, मस्जिद के सामने खड़े होकर नारा भी नहीं मारना चाहिए, वो भी एक। क्या नारा लगाया क्या? कल वहाँ जय श्री राम का नारा मस्जिद के गेट में मारा जा रहा था, वो भी नहीं होना चाहिए। जय श्री राम का नारा देना गलत है? हाँ गलत है, ये बात गलत है। अभी किसी के भी मजाक के पास जाएगा कोई भी, जय श्री राम का नारा देना गलत है? नारा देना गलत नहीं है। मस्जिद हो दरगाह हो, उसके सामने आप खड़े रह के नारा देंगे तो जय श्री राम नारा कहना गलत है। मस्जिद के गेट के सामने नहीं मानना चाहिए। मस्जिद के सामने जय श्री राम नारा जो लोग जानबूझकर मानते हैं वो लोग भी गलत है, और जो लोग मुसलमान जो जाके अगर मंदिर के सामने नारा तकबीर अल्लाह अकबर बोलते हैं वो मुस्लिम समाज के लोग गलत है। ये भी लगाया गया कि मस्जिद के बाहर जय श्री राम के नारे लगाए गए। अब देखिए, नारे लगे नहीं लगे ये नहीं बोल सकते हैं, और आगे पीछे होता है ना। और ऐसा नहीं है कि आदमी नारा ही देगा, आदमी बातचीत करता है। नारा का मतलब क्या हुआ? जय श्री राम। आदमी जय श्री राम कौन नहीं बोलता है? पुराने सदियों से चला आ रहा है ना। क्या राम का नाम लेना गलत है? प्रभु रामचंद्र जी के नारे नहीं पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है। और जहाँ प्रभु रामचंद्र इस भारत देश में जन्म लिए, उनके नारे नहीं लगेंगे तो किसके लगेंगे? जिन्होंने यहाँ पे जन्म लिया है, यहाँ उनकी संस्कृति है, यहाँ पे रामायण में साक्षात बताया गया है। यहाँ पे उन्होंने 14 वर्ष का वनवास किया है। यहाँ पे प्रभु रामचंद्र जी का साक्षात जन्म हुआ है, कृष्ण भगवान का साक्षात जन्म हुआ है। तो प्रभु की जय नहीं होगी तो किसकी जय होगी? आखिर ये कौन लोग हैं? ये दंगे से किसको फायदा होगा? ये दंगे में ऐसा है, ये जो फालतू लोग बैठते हैं, इनको कुछ काम नहीं रहता है, ये सब यही काम करके बढ़ावा करते हैं कि हमारा धर्म आगे बढ़े। तो बड़े सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई शोभा यात्रा निकल रही है, विसर्जन के लिए मूर्ति जा रही है, तो उतनी दूर जो है वो नारे नहीं लगने चाहिए। क्यों नहीं लगने चाहिए भाई? उतनी दूर हवा में नारा गूंजेगा तो किसी इमारत में, किसी मस्जिद में, किसी दूसरे धार्मिक स्थल में क्या हो जाएगा? और अभी कुछ दिन पहले एक तस्वीर आई थी जब किसी मंदिर में 2 मुसलमान भाइयों ने वहां पर नमाज पढ़ ली थी, तो कहा गया था ये सेक्युलरिज्म है। मंदिर में नमाज पढ़ना सेक्युलरिज्म है, लेकिन मस्जिद के सामने से गुजरते हुए जय श्री राम बोलना मुसलमानों को भड़काना हो जाता है, ये धर्म का अपमान हो जाता है। कैसे हो जाता है ये पब्लिक पूछ रही है। खैर, उधर तो जो बवाल है सो है ही। पाठशाला में अगली क्लास यूपी में भयंकर बवाल की। योगी अखिलेश की सियासी लड़ाई पर्सनल लेवल पर क्यों आ गई भाई? सीएम योगी और माफिया का कौन सा कनेक्शन बताकर अखिलेश फंस गए?
अखिलेश योगी के जुबानी बवाल पर उपचुनाव के पहले क्या बोल रही है अयोध्या की पब्लिक, वो भी दिखाऊंगा। वैसे तो नेताओं का एक दूसरे से भिड़ना कोई नई बात नहीं है। एक दूसरे को कोसना, एक दूसरे पर आरोप लगाना, एक दूसरे पर बयानबाजी करना, यह सब तो राजनीति में चलता ही रहता है। लेकिन यूपी की राजनीति अलग है। यहां आजकल कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि मामला बॉस यहां तक पहुंच जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच बात इतनी बिगड़ गई है कि दोनों एक तरफ से एक दूसरे के खिलाफ ताबड़तोड़ बयान दे रहे हैं और ऐसे बयान आ रहे हैं जिससे लगता है कि मामला कुछ ज्यादा ही पर्सनल लेवल पे चला गया है। क्योंकि अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर पर्सनल अटैक करते हुए कह दिया कि मठाधीश और माफिया में ज्यादा अंतर नहीं है। इस पर सीएम योगी ने पलटवार करते हुए कह दिया कि जो माफिया के सामने नाक रगड़ता है वो संत परंपरा को माफिया कहता है। इसके बाद अखिलेश भी बोल पड़े कि मेरी तस्वीर देख लो, उनकी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगेगा बता दो। मतलब पर्सनल लेवल पे चेहरा कैसा है, किसका व्यवहार कैसा है, इस लेवल पे बयानबाजी होने लगी। और एक आदमी मुख्यमंत्री है और एक आदमी पूर्व मुख्यमंत्री। इतना बवाल दोनों के बीच मचा हुआ है। लेकिन यह तो सिर्फ एक ट्रेलर है। इस भयंकर लड़ाई की पूरी पिक्चर बाकी है, क्योंकि योगी और अखिलेश के बीच ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं जो किसी ने आज तक नहीं सुनी। पहले आप इन बयानों की एक झलक देखिए, जिन बयानों से यूपी की राजनीति धधक रही है। फिर आपको आगे इस सबसे बड़ी टक्कर से निकलती और चिंगारियां भी दिखाऊंगा। जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकती। मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे ये बता दो। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाओं के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। तो जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री है। ये माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, और कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं। केवल मुरली से काम नहीं चलेगा, बल्कि सुरक्षा के लिए सुदर्शन भी आवश्यक है। वीडियो को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ठोको नीति के तहत एसटीएफ को भी ये जिम्मेदारी दे दीजिए। वैसे तो योगी और अखिलेश का यह टकराव पिछले 7-8 साल से चल रहा है। शुरुआत में जब योगी आदित्यनाथ यूपी में उभरे तो उन्होंने यूपी में सबकी सियासी मार्केट डाउन कर दी। 7-8 साल से यूपी में एक ही नाम चल रहा है और वो है योगी आदित्यनाथ। लेकिन जब से अखिलेश ने लोकसभा चुनाव में सबको चौंकाकर अपनी राजनीति को रिचार्ज किया, तब से सीएम योगी के खिलाफ उनकी लड़ाई में जान आ गई और अब वो सीएम योगी से सीधी टक्कर ले रहे। लेकिन इस टक्कर में सीएम योगी और अखिलेश के बीच ऐसी लड़ाई छिड़ जाएगी जो पहले कभी किसी ने देखी नहीं, ये कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे वजह तो कई हैं और मुद्दे भी कई हैं जो इस लड़ाई का बहाना बन रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई जो शुरू हुई है उसमें हाल फिलहाल का सबसे बड़ा मुद्दा यूपी में हुआ एक एनकाउंटर है। इस एनकाउंटर को लेकर अखिलेश कई दिनों से हमलावर हैं। आरोप लगा रहे हैं कि यूपी में जाति देखकर जान ली जाती थी। एनकाउंटर का यह मामला जौनपुर के मंगेश यादव का है, जिस पर आरोप है कि वो यूपी के सुल्तानपुर में एक सर्राफा दुकान में पड़ी डकैती में शामिल था। इसी डकैती के केस में मंगेश यादव का यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया। लेकिन अखिलेश ने सवाल उठा दिए कि मंगेश यादव को क्या इसलिए एसटीएफ ने मार दिया कि वो दूसरी जाति का था, जबकि इसी केस में शामिल दूसरे बदमाश जो अलग जाति के थे उनको सरेंडर करने का मौका दिया गया। इसी एनकाउंटर को लेकर अखिलेश इतने हमलावर हुए कि यूपी एसटीएफ को स्पेशल ठाकुर फोर्स बताने लगे और सीएम योगी के लिए कह दिया कि मठाधीश और माफिया में ज्यादा अंतर नहीं होता। आज योगी ने इसी बात का जवाब दिया और वो भी अयोध्या से। सुनिए अखिलेश ने क्या कहा था और योगी ने इसका क्या जवाब दिया। आज मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। जितने प्रदेश के संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, चाहे वो गाजीपुर का रहा हो, चाहे वो प्रयागराज का रहा हो,
चाहे वो अम्बेडकर नगर के रहे हो, चाहे वो रामपुर के रहे हो, ये सब तो इनके चचा जान जैसे थे, चचा जान थे इनके सबके। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उनको फिर से प्रोत्साहित कर रही है। सीएम योगी ने अखिलेश के मठाधीश और माफिया वाले बयान का जवाब भी दिया, तो ये जवाब दिया अयोध्या से, जो साधु संतों की नगरी। और दूसरी बात इसमें यह है कि आज सीएम योगी ने यह बात अयोध्या के मिल्कीपुर से की, जहां की विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव भी होने वाले हैं। मिल्कीपुर सीट को जिताने की जिम्मेदारी सीएम योगी ने खुद संभाली हुई, क्योंकि उन्हें मिल्कीपुर जीत कर अयोध्या में हुई हार का बदला लेना है। इसलिए आप देखिए कि आज योगी पिछले 3 महीने में दूसरी बार मिल्कीपुर पहुंचे और वहां पर सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत। सीएम योगी ने अयोध्या में 1000 करोड़ की 83 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें 40 योजनाएं सिर्फ मिल्कीपुर विधानसभा की। दरअसल मिल्कीपुर की सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है और यहां से अवधेश प्रसाद विधायक, जो अब अयोध्या के सांसद बन गए। इसी वजह से योगी ने आज मिल्कीपुर की रैली में समाजवादी पार्टी को कुछ ऐसा कह दिया जिस पर यह अखिलेश यादव तिल मिला गए। सुनिए योगी को, फिर आपको बताऊंगा कि अखिलेश ने सीएम योगी को इस बात का क्या जवाब दिया। ये लोग गरीबों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, अराजकता फैलाते हैं, देशद्रोही तत्वों को अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रश्रय देते हैं, अराजकता फैलाते हैं। और इसीलिए मैं कह सकता हूं बहनों और भाइयों कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकते। इनके लिए तो कानून के दायरे में ला करके इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारी सरकार वही काम कर रही है इनके साथ में, जिसके ये पात्र है। सीएम योगी की इस बात से अखिलेश के साथ उनकी लड़ाई और भड़क गई। अखिलेश यादव योगी की इस बात से तिलमिला गए और बिना योगी का नाम लिए कहने लगे कि अब कोई अपशब्दों का विश्व रिकॉर्ड बनाने में लगा है। इंसान की सोच ही शब्द बनकर निकलती है, सबको सन्मति है। लेकिन अखिलेश ये भूल गए कि उनके और सीएम योगी के बीच पर्सनल अटैक को उनकी मठाधीश वाली बात ने ही आगे बढ़ाया था, जो बात उन्होंने सीएम योगी के लिए कही थी और जिस पर आजकल अखिलेश यादव सफाई देते भी घूम रहे हैं। सुनिए अखिलेश यादव। मैंने कभी किसी संत, किसी अपने महंत, किसी सन्यासी के बारे में कुछ नहीं कहा। अगर उनको लगता है कि वो शब्द ऐसा है जिसका भाव वो किस रूप में ले रहे हैं, तो हम तो ये कहेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है, वो मठाधीश मुख्यमंत्री हैं। और फिर मठाधीश मुख्यमंत्री से उम्मीद भी क्या करोगे आप? इसी तरह की भाषा की उम्मीद करोगे? और ये एक दिन से नहीं हुआ है। जब से बीजेपी हारी है तब से कुछ संतुलन गड़बड़ा गया है। अब अखिलेश यादव कुछ भी कहें, लेकिन उनकी बातें तो सब सुन रहे हैं कि वो क्या क्या योगी के लिए कह रहे हैं। वो योगी को योगी नहीं मानते और तो और मुख्यमंत्री के लिए ऐसी बात कर रहे हैं कि उनका और मुख्यमंत्री का फोटो रखकर देख लो, पता चल जाएगा माफिया कौन है। देखिए अखिलेश ने योगी की किस बात के जवाब में ऐसा कहा। आप देखिए, मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगेगा बता दो। एक तस्वीर उनकी रखी, एक तस्वीर हमारी रखी, दोनों में कौन क्या लग रहा है बता दो आप। दोबारा क्यों बुलवाते हो बात? नहीं, और मुकदमे कितने उनके ऊपर सोचिए आप, कितने मुकदमे रहे उनके ऊपर और कितनी गंभीर धाराओं के मुकदमे हैं उनके ऊपर। जितने प्रदेश के संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, चाहे वो गाजीपुर का रहा हो, चाहे वो प्रयागराज का रहा हो, चाहे वो अम्बेडकर नगर के रहे हो, चाहे वो रामपुर के रहे हो, ये सब तो इनके चचा जान जैसे थे, चचा जान थे इनके सबके।
माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाओं के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। जब मुख्यमंत्री के बारे में ऐसा कहा जाएगा तो योगी भी चुप कैसे रहते? वैसे भी सीएम योगी चुप रहने वालों में तो है नहीं, वो बेधड़क बोलते हैं और किसी को छोड़ते नहीं। जब अखिलेश यादव सीएम योगी के लिए कह रहे हैं कि वो योगी को योगी नहीं मानते क्योंकि वो योगी नहीं क्रोधी हैं, तो सीएम योगी ने भी हिसाब चुकता कर दिया और अखिलेश के लिए कह दिया कि 2017 से पहले यूपी में माफियाओं की सरकार चलती थी और बबुआ घर से निकलता नहीं था, 12 बजे तो सोकर उठता था। देखिए योगी और अखिलेश की भयंकर लड़ाई किस लेवल पे चलती चली जा रही है। जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं ये। जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं ये। जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं ये। 17 के पहले गरीब का राशन समाजवादी पार्टी के गुंडे हजम कर जाते थे। किसी गरीब को राशन नहीं मिलता था। किसी भी जिले का जो जितना बड़ा माफिया था, जितना बड़ा गुंडा था, वह समाजवादी पार्टी का शागिर्द था, उनका पदाधिकारी था। वहां पर संगठित अपराध में लिप्त माफिया भी थे और परिणाम क्या था? ये माफिया की पैरेलल सरकार चलती थी। बबुआ अपने घर के बाहर नहीं निकलता था, बबुआ 12 बजे सो के उड़ता था। लेकिन ये बात यहीं पर नहीं रुकी। भले ही बबुआ कहते हुए सीएम योगी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर भी अखिलेश यादव का जवाब आ गया। अखिलेश यादव ने सीएम योगी की तरफ से हो रहे ताबड़तोड़ हमलों को पुराने और घिसे पिटे डायलॉग बता दिए। देखिए, ये सब घिसे पिटे डायलॉग हैं पुराने वाले, और मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये सब पुराने डायलॉग हैं, पुराना सब कुछ है, हिसाब किताब। उत्तर प्रदेश की जनता नया चाहती है, नया विकास चाहती है, इनको हटाएगी सरकार, ये हटने जा रहे हैं। और कई बार मैंने आपसे आपके बीच में इस बात को कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। वो टॉप 10 माफिया कहां हैं और किस दल में, इसकी सबको जानकारी हो जाएगी। सीएम योगी और अखिलेश यादव की ऐसी लड़ाई के लिए फिलहाल जो बात उकसा रही है उन्हें, वो बात उपचुनाव से जुड़ी दिख रही है, क्योंकि उपचुनाव के लिए अखिलेश यादव वही पीडीए वाली राजनीति कर रहे हैं जिस पीडीए वाली राजनीति से उन्हें लोकसभा चुनाव में फायदा हुआ। पीडीए वाली राजनीति करने के चक्कर में ही अखिलेश यादव मंगेश एनकाउंटर केस पर सवाल उठा रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि एनकाउंटर में ज्यादातर पीडीए के लोग ही मारे जाते हैं। अखिलेश यादव ने एनकाउंटर करने वाली योगी की एसटीएफ यानी स्पेशल टास्क फोर्स का नाम बदलकर स्पेशल ठाकुर फोर्स रख दिया, जिससे यह बताया जा सके कि जाति देखकर एनकाउंटर हो रहा है। अखिलेश लगातार एसटीएफ के लिए ऐसी बातें करते रहे हैं और सीएम योगी पर हमलावर रहे हैं। अब तो वो इस राजनीति में बहराइच के भेड़ियों को भी ले आए और एसटीएफ को सरेआम ठोको फोर्स बताकर एसटीएफ से भेड़ियों का एनकाउंटर कराने के लिए कह रहे हैं। सुनिए एक बार। जानवरों की समस्या से निपटने के लिए एक एसटीएफ बनानी चाहिए, और या फिर गीदड़ की समस्या का समाधान के लिए ये भी केस एसटीएफ को ट्रांसफर कर देना चाहिए। जो लोग देखते ही कहते हैं ठोक दो, कम से कम उस एसटीएफ को ये नया काम देना चाहिए कि गीदड़ों को भी ठोक दें। अखिलेश यादव लगातार एसटीएफ पर सवाल उठा रहे हैं और एनकाउंटर को लेकर पीडीए वाली राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश को लगता है कि इससे उन्हें उपचुनाव में फायदा होगा, लेकिन अखिलेश के लिए असली मुसीबत है मठाधीश वाला बयान, क्योंकि मठाधीश वाले बयान पर अखिलेश बैकफुट पर है। इस बयान पर अयोध्या में भी बड़ी हलचल मची हुई है, जहां मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है। अयोध्या के लोग क्या कह रहे हैं अखिलेश के इस बयान पर, वो भी आपको दिखाता हूं। अखिलेश यादव को बिल्कुल कुछ पता तो है नहीं, जो माफिया मठाधीश में अंतर नहीं जान रहे हैं। मठाधीश क्या होता है, माफिया में कोई अंतर है नहीं। वोट के लिए चाहे जो वक्त मेरे चाचा जान को खुश करने के लिए बात कर रहे हैं, धर्म पर बात कर रहे हैं कि किसी तरीके से चुनाव इधर उधर हो जाए। नहीं, महाराज जी कमजोर नहीं पड़े हैं, महाराज जी में वो उतना ही दम है। और सनातनी जो है, सनातन धर्म हमेशा सर्वोपर रहा है,
और जो इस समय अखिलेश यादव बौखलाहट उनकी दिखाई पड़ रही है, ये 37-36 की सीट में जो बौखला चुके हैं, ये उनकी समझ लीजिए कि एकदम से वो क्या कहते हैं, इनका सर्वनाश ही तय होने वाला है। किसकी सुनेगा? अखिलेश की सुनेगा मिल्कीपुर या महाराज जी की सुनेगा मिल्कीपुर? ये 2024 में भी अखिलेश की नहीं सुने तो आप सुन तो लिए ना। अरे वो तो कहीं ना कहीं धोखा हो गया, बस समझ लीजिए किसी ने। अब बता दीजिए उपचुनाव में किसकी सुनने वाला है? भाजपा की सुनेंगे। योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच छिड़े माफिया और मठाधीश पर घमासान से एक चीज तो साफ हो गई, और वो ये कि 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने तक अयोध्या यूपी की सियासत का एपिसेंटर बना रहेगा, क्योंकि अखिलेश यादव के सामने लोकसभा चुनाव में अयोध्या में मिली जीत को बरकरार रखने की चुनौती। तो योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को जीतकर अयोध्या की हार का बदला लेने के लिए कमर कस चुके, जिसके लिए सीएम योगी पिछले 1 महीने में 5वीं बार अयोध्या का दौरा कर चुके। खैर, ये घमासान तो चलेगा, सियासी घमासान, लेकिन एक घमासान इजराइल और हिजबुल्लाह के आतंकियों के बीच मचा हुआ है। और पाठशाला में बगली क्लास, इजराइल ने आतंकियों का ऐसा इलाज किया कि आतंकी खाने और जाने दोनों से कांप रहे हैं। इजराइल ने फिर दिखाया तबाही का ट्रेलर, हिजबुल्लाह आतंकी भयंकर खौफ में जी रहे हैं। इजराइल ने पेजर और वॉकी टॉकी को बम में बदला कैसे, इसकी डिटेल बताने वाला चैप्टर खोलते हैं। जिन आतंकवादियों से दुनिया के बड़े बड़े देश खौफ खाते हैं, जो आतंकी दुनिया भर को डराते रहे हैं, उन आतंकवादियों का इजराइल ऐसा इलाज कर रहा है बॉस कि आज की डेट में ये आतंकी खौफ में, आज की डेट में ये आतंकी डरे हुए हैं, और आज की डेट में खाने और जाने दोनों से कांप रहे हैं ये आतंकी। 3 दिन से इजराइल ने बैठे बैठे लेबनान में जो तबाही मचाई है, जिस तरह से एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं, उसमें हिजबुल्लाह के आतंकियों को कुछ समझ ही में नहीं आ रहा बॉस कि कब क्या फट जाएगा। ये सब देखने के बाद अब लोग भी कहने लगे कि इजराइल कुछ भी कर सकता है। इजराइल का आतंकवाद से निपटने का ये मॉडल दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है बॉस, कि पहली बार कोई अपने घर में बैठकर दूसरे आतंकियों के घर में घुस-घुस के ठोक दे रहा है। पहली बार आतंकी खौफ में जी रहे हैं। हिजबुल्लाह के ये आतंकी इजराइल पर हमला कर रहे थे, जिसके बाद इजराइल ने तबाही का बहुत ऐसा ट्रेलर दिखाया कि हिजबुल्लाह आतंकी खौफ में। आप देखिए इजराइल के 4 हथियार जिनसे हिजबुल्लाह की कमर तोड़ी जा रही है। पहले हजारों पेजर में धमाके हुए, बीप 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 धड़ाम, फिर लैपटॉप में धमाके हो गए, उसके बाद वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हो गया, और फिर सोलर सिस्टम में धमाका हुआ। यानी कब कहां धमाका होगा, कहां कम बम फटेगा, यह किसी को नहीं पता चल रहा है। आतंकी बाप बाप कर रहे हैं बॉस कि क्या ही तूफान खड़ा कर दिया इजराइल। इजराइल ने घर में बैठे बैठे लेबनान के हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी। आज स्थिति यह हो गई कि हिजबुल्लाह के आतंकी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज को हाथ लगाने से डर रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि लोग अपने घर का बिजली का स्विच भी दूर से टच कर रहे हैं कि कहीं ये दबाया फटा था। आतंकियों के अंदर इस खौफ की असली पिक्चर तो अभी बची हुई है, क्योंकि इजराइल ने कुछ ऐसा सोच रखा है जिसके बाद आतंकवादी खाना खाने और टॉयलेट जाने से भी कांपेंगे। ऐसा इजराइल क्या करने जा रहा है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। पहले यह देख लीजिए कि लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकी के साथ पिछले 2 दिन से क्या क्या हो रहा है। वहां पेजर के बाद अब वॉकी टॉकी में धमाके हुए। आपको लेबनान में हुए वॉकी टॉकी ब्लास्ट की तस्वीरें दिखा रहा हूं। वॉकी टॉकी में जो ब्लास्ट हुए हैं ये पेजर से भी खतरनाक थे। वॉकी टॉकी ब्लास्ट से देखिए कैसे गाड़ी में ही आग लग गई। वॉकी टॉकी नहीं होता है जो ऐसे पकड़े रहते उसमें एंटीना निकला रहता है, हेलो हाँ हाँ कमिंग इस टाइप से, वही फट गया। गाड़ी में वॉकी टॉकी रखा था, अचानक उसमें धमाका हो गया जिससे कार ही जलकर राख हो गई। कई गाड़ियों में वॉकी टॉकी रखे हुए थे जो हिजबुल्लाह के आतंकी इस्तेमाल कर रहे थे। इन गाड़ियों के अंदर का हाल देखिए, सीट के चीथड़े उड़ गए। पेजर में ब्लास्ट होने के बाद हिजबुल्लाह के आतंकियों ने वॉकी टॉकी का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, लेकिन हिजबुल्लाह के आतंकियों को यह नहीं पता था कि वॉकी टॉकी भी बम बन चुके हैं। और इजराइल की प्लानिंग देखिए कि उसको पता था कि मैं पेजर में धमाका करूंगा तो ये लोग नेक्स्ट वॉकी टॉकी आएंगे, तो वॉकी टॉकी के लिए प्लान ऑलरेडी तैयार था। कैसे वॉकी टॉकी की वजह से बाइक में आग लगी, आप उसकी तस्वीर देख रहे हैं। पूरी बाइक जलकर राख में बदल गई। पूरे लेबनान में इसी तरह के हालात हैं। वॉकी टॉकी ब्लास्ट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि भयंकर तबाही मची। अब इन आतंकियों को समझ में आ रहा होगा कि जब ये मासूम लोगों पर हमले करते हैं, उनके ऊपर धमाके करते हैं तो कैसा फील होता है।
लेबनान में मंगलवार को पेजर ब्लास्ट हुआ था और बुधवार को वॉकी टॉकी बम की तरह फटने लगे। पेजर ब्लास्ट में जो आतंकी मारे गए थे, जब उनकी बॉडी को एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा था तो उसी समय वॉकी टॉकी में धमाका हो। ये देखिए, ये धमाके हिजबुल्लाह का गढ़ कहे जाने वाले दक्षिणी बेरूत में हुए, जहां कम से कम 4 आतंकियों के जनाजे में वॉकी टॉकी ब्लास्ट हुआ। इसके अलावा लेबनान की राजधानी बेरूत के जिन अपार्टमेंट में हिजबुल्लाह के आतंकी रहते हैं, वहां भी धमाके हुए। इस तस्वीर में एक अपार्टमेंट से धुआं निकलता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि यहां हिजबुल्लाह का मेंबर रहता था और उसके पास वॉकी टॉकी थी, जिसमें धमाका हो गया, जिसके बाद अपार्टमेंट में आग लग गई। यानी इजराइल ने हिजबुल्लाह के लिए कदम कदम पर बम बिछा रखे। पेजर से बचोगे तो वॉकी टॉकी से ठोक देगी। ये वही वॉकी टॉकी है जिसमें धमाके हुए। तस्वीर देखिए उसकी। यही सेट हिजबुल्लाह के एक आतंकी कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। बुधवार को हिजबुल्लाह के कम्युनिकेशन सिस्टम को इजराइल ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। धमाकों के बाद वॉकी टॉकी का क्या हाल हुआ वो भी देखिए। वॉकी टॉकी के चिथड़े उड़ गए, ये तो उसकी तस्वीर दिखा रहा हूं, लेकिन उसका हाल क्या हुआ वो भी लोग देख रहे हैं तो हैरान रह जा रहे हैं कि, और उससे अंदाजा लग रहा है कि इंटेंसिटी कितनी रही होगी इन ब्लास्ट की। जैसे लेबनान में, ये देखिए, ये ब्लास्ट वाले हैं, जैसे लेबनान में सिंक्रोनाइज तरीके से एक साथ पेजर धमाके हुए थे, उसी तरह से वॉकी टॉकी में भी ब्लास्ट हुआ। वॉकी टॉकी धमाकों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 450 से ज्यादा लोग धमाकों में घायल हुए हैं। धमाके हिजबुल्लाह के कंट्रोल वाले इलाकों में हुए, जिनमें बेरूत, बेका वैली और दक्षिणी लेबनान शामिल है। इजराइल ने पेजर और वॉकी टॉकी के जरिए कैसे हिजबुल्लाह पर हमला किया, उसकी डिटेल देने से पहले आपको यह बताता हूं कि इजराइल जियोग्राफिकल पोजीशन में बैठता कहां है। अब जैसे ये मैप देखिए, इसमें इजराइल की पोजीशन देखिए। ये जो लाल रंग में छोटी सी लाइन जैसा देश दिख रहा है वो इजराइल है, जो चारों तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा है। लेबनान, सीरिया, इराक, जॉर्डन, इजिप्ट, ये सारे मुस्लिम देश हैं और इजराइल के साथ इन सभी देशों की नहीं बनती। और इन सब के बीच में बैठकर इजराइल जो है वो डंके की चोट पे आतंकियों पे हमला कर रहा है। इन देशों के अलग अलग संगठन इजराइल पर हमला करते रहते हैं। ऐसे में खुद को बचाने और जवाब देने के लिए इजराइल को ये कदम उठाने पड़ते हैं। अच्छा, इजराइल को अगर मासूम लोगों को मारना होता तो मोबाइल में ब्लास्ट करता, वो तो ज्यादा आसान था। लेकिन उसको पता है कि आम नागरिक पेजर लेके थोड़ी चल रही है, वो तो हिजबुल्लाह का आतंकी लेके चल रहा है। उसको पता है कि आम आदमी जो है वो वॉकी टॉकी लेके थोड़ी चल रहा है, वो तो हिजबुल्लाह का आतंकी लेके चल रहा है। इसलिए ब्लास्ट जो है वो ऐसी जगहों पर हो रहा है। लेबनान में पेजर ब्लास्ट और वॉकी टॉकी ब्लास्ट के बाद हिजबुल्लाह की हालत खराब है। हिजबुल्लाह इन हमलों का आरोप इजराइल पर लगा रहा है। इजराइल ना तो स्वीकार कर रहा है, ना ही इनकार कर रहा है, बल्कि अब तो इजराइल ने ऐसी बात कह दी जिसके बाद हिजबुल्लाह आतंकी कांप रहे हैं। इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि हमारे पास अभी बहुत सारी कैपेबिलिटी है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, जिन्हें हम भविष्य में अलग अलग स्टेज पर, अलग अलग समय पर इस्तेमाल करेंगे। अभी हमने सिर्फ 2 कैपेबिलिटी का इस्तेमाल किया है। हम पूरी दुनिया में आतंकियों की जिंदगी जहन्नुम बना देंगे। हम जिस स्टेज पर काम कर रहे होते हैं उससे आगे के 2 स्टेज की तैयारी पहले कर लेते हैं। मैंने कहा ना, इनको पहले पता था कि पेजर में धमाका करूंगा तो ये वॉकी टॉकी जाएंगे। ये ऑलरेडी तैयार थी इजराइल के लोग। इजराइल की सेना प्रमुख ने कहा कि हम ऐसा कर देंगे कि आतंकी पानी पीने से डरेंगे, कुछ खाने से डरेंगे, फोन की घंटी सुनकर डर से थर-थर कांपने लगेंगे, यहां तक कि आतंकी टॉयलेट जाने से भी डरेंगे। ये इजराइल बोल रहा है बॉस कि ना खा पाएंगे ना जा पाएंगे, ऐसी हालत कर देंगे। इजराइल के हमलों के बाद लेबनान में ऐसा माहौल है कि किसी भी चीज को हाथ लगाए तो फट पड़ेगी, ऐसा डर बैठ गया लोगों के मन में। आप देखिए लेबनान में क्या चल रहा है। बेरूत एयरपोर्ट पर वॉकी टॉकी पेजर्स ले जाने पर बैन लग गया है। लोग घरों पर लगे सोलर सिस्टम को निकालकर फेंक दे रहे हैं कि बाप रे बाप, फट गया। तब मोबाइल, लैपटॉप, पेजर को या तो तोड़ रहे हैं या बंद करके बक्से में रख दे रहे हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके घर से बाहर ही नहीं निकल रहे। कहने को लड़ाके हैं, इतना डर गए कि घर से निकल नहीं रहे। चाहकर भी कोई किसी से संपर्क नहीं कर पा रहा। हिजबुल्लाह लीडरशिप भी लड़ाकों को कोई मैसेज नहीं दे पा रहा। भाई कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई न पेजर रखा है ना वॉकी टॉकी रखा है, कैसे बोलेंगे कि क्या करो। लेबनान में अस्पताल, स्कूल और इंडस्ट्री पर भी भयंकर असर पड़ रहा है। वॉकी टॉकी में ब्लास्ट कैसे हुआ, अब उसके बारे में जो कहा जा रहा है वो भी बताता हूं। जैसे पेजर में छेड़छाड़ करके विस्फोटक लगाए गए, उसी तरह से वॉकी टॉकी में छेड़छाड़ की बात कही जा रही है। वॉकी टॉकी में पहले से विस्फोटक लगा दिए गए थे और फिर बाद में सिग्नल भेजकर ब्लास्ट कराया गया। पेजर और वॉकी टॉकी में ब्लास्ट के लिए एक जैसे तरीके का इस्तेमाल हुआ है। पेजर हो या वॉकी टॉकी, ये लेबनान में नहीं बनते हैं। इन उपकरणों को हिजबुल्लाह दूसरे देशों से मंगाता है।
वॉकी टॉकी बनाने वाली कंपनी जापान की है जिसका नाम आईकॉम है। लेबनान में वॉकी टॉकी ब्लास्ट के बाद कंपनी ने कहा कि लेबनान में जिस मॉडल के वॉकी टॉकी का इस्तेमाल हो रहा था उसका प्रोडक्शन 10 साल पहले बंद हो गया था। अभी यह साफ नहीं हो पाया कि ब्लास्ट होने वाले वॉकी टॉकी उनकी ही कंपनी के हैं या नकली हैं। कंपनी ने कहा कि वो खुद मामले की जांच कर रहे हैं और जांच के बाद कुछ बता पाएंगे। अब सवाल यह है कि अगर पेजर या वॉकी टॉकी में पहले से छेड़छाड़ करके विस्फोटक लगाए गए तो यह काम किया कैसे गया होगा। कल हमने आपको बताया था कि इसके लिए बहुत बड़े स्केल पर काम करने की जरूरत रही होगी। आज आपको बताता हूं कि इजराइल ने कैसे इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। हिजबुल्लाह आतंकियों के जिन पेजर्स में ब्लास्ट हुए वो पेजर हंगरी की कंपनी बीएसी कंसल्टिंग ने बनाए थे। बीएसी कंसल्टिंग के पास ताइवान की कंपनी गोल्ड अपोलो के ब्रांड नाम से पेजर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट था। बीएसी कंसल्टिंग और ताइवान की कंपनी के बीच डील में भी इजराइल की भूमिका थी। किसी को शक ना हो इसके लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी के कहने पर 2 फर्जी कंपनियां बनाई गई। ये कंपनियां इसलिए बनाई गई जिससे किसी को पता न चले कि असल में पेजर कौन बनवा रहा है। किसी भी तरह के संदेह से बचने के लिए बीएसी आम लोगों के लिए भी पेजर बनाता रहा, लेकिन बीएसी का मेन टारगेट हिजबुल्लाह था जिसके लिए इजराइल ये सारा प्लान बना रहा था। हिजबुल्लाह के लिए जितने भी पेजर बनाए गए वो अलग से बनाए गए। हिजबुल्लाह को दिए जाने वाले सभी पेजर्स में बैटरी के साथ PETN विस्फोटक और चिप लगाई गई। बीएसी ने हिजबुल्लाह के पेजर्स का शिपमेंट साल 2022 में ही शुरू कर दिया। इसी साल फरवरी में हिजबुल्लाह महासचिव नसरुल्लाह ने अपने लड़ाकों से मोबाइल का इस्तेमाल बंद करने के लिए कहा। इसके बाद बीएसी से हिजबुल्लाह को पेजर्स की सप्लाई तेज हो गई। यानी हिजबुल्लाह को लग रहा था कि इजराइल से बचने के लिए नया तरीका खोज लिया गया। लेकिन इजराइल ने 2 साल पहले से ही हिजबुल्लाह के साथ बड़ा खेला शुरू कर दिया। आप सोचिए इजराइल की प्लानिंग बॉस, 2 साल पहले से वो ये करने की तैयारी कर रहा था। और इसलिए कहा जाता है कि इजराइल अपने देश के दुश्मनों को छोड़ता नहीं है। दुनिया के किसी कोने में छुपोगे इजराइल ठोक देता है। आप सोचिए ना बॉस कि आपकी इजराइल अपने दुश्मनों को मारने के लिए इस हद तक चला जाता है कि वो फर्जी कंपनी बना रहा है, दुश्मनों के हाथ में उनकी तबाही के हथियार खुद पहुंचा रहा है। ऐसी प्लानिंग शायद ही कोई देश करता हो। जैसे पेजर में इजराइल ने विस्फोटक लगाए उसी तरह से वॉकी टॉकी में भी किया होगा। यानी इजराइल की प्लानिंग और उसका एग्जीक्यूशन एकदम सटीक था। हालांकि एक समय इजराइल की इस प्लानिंग के फेल होने की आशंका पैदा हो गई। दरअसल पेजर ब्लास्ट से कुछ दिन पहले हिजबुल्लाह के बड़े कमांडर को शक हुआ था। जिस पेजर का इस्तेमाल किया जा रहा है उसमें कुछ तो गड़बड़ है। उसको लगा, एकदम फिल्मी कहानी है बॉस, कि अभी धमाके शुरू होने हुए हैं उसके पहले बड़े कमांडर को, आतंकियों के कमांडर को लग रहा है बॉस इसमें तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। हिजबुल्लाह कमांडर को लगा कि पेजर सही से तो काम नहीं कर रहा, कुछ तो अलग तरह की आवाज आ रही। हिजबुल्लाह कमांडर को शक हो गया था कि इजराइल ने पेजर में छेड़छाड़ की हो, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह की जानकारियां लीक हो रही। हिजबुल्लाह कमांडर पेजर की जांच कराने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही इजराइल की खुफिया एजेंसी को यह बात पता चल गई और हिजबुल्लाह कमांडर कुछ कर पाता उससे पहले ही इजराइल की खुफिया एजेंसी ने उसे मार डाला। इसी वजह से पेजर ब्लास्ट के ठीक अगले ही दिन वॉकी टॉकी में भी धमाके कर दिए गए, क्योंकि हिजबुल्लाह वॉकी टॉकी और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच कराने जा रहा था। हिजबुल्लाह को वॉकी टॉकी के बारे में कुछ पता चले उससे पहले ही बम फोड़ दिए गए कि तुम हमारा जो प्लान है उसका क्या भंडा फोड़ोगे, हम तुम्हारा बम फोड़ देंगे। लेकिन इजराइल के बारे में पूरी दुनिया जानती है कि वो अपने दुश्मन को ना तो कभी माफ करता है ना जिंदा छोड़ता है। और इस बात की सबसे बड़ी मिसाल है टेररिस्ट वादी हदाद की मौत, जिसे इजराइल ने दांत साफ करने वाले टूथपेस्ट से मारा। यह किस्सा पूरी दुनिया में मशहूर है कि इजराइल ने अपने एक दुश्मन को बाथरूम में घुस के मारा था। आज आपको उस पूरी घटना के बारे में बताता हूं। दरअसल 27 जून 1976 को फिलिस्तीन के आतंकियों ने एयर फ्रांस के एक विमान को हाईजैक कर लिया। इसमें 100 से ज्यादा इजरायली नागरिक थे। हालांकि इजराइल ने इन लोगों को बचा लिया, लेकिन बाद में यह जानकारी मिली कि इस हाईजैक के पीछे वादी हदाद नाम का आतंकी था। यह आतंकी उस समय प्लेन हाईजैक करने वाले संगठन पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन का चीफ था। हाईजैक की घटना के बाद आतंकी वादी हदाद बगदाद में रह रहा था और इस बात की जानकारी इजराइल की एजेंसी मोसाद को मिल गई थी। इजराइल ने वादी हदाद को ठिकाने लगाने का काम बगदाद में मौजूद मोसाद के एक एजेंट को सौंपा। 10 जनवरी 1978 को एक एजेंट मौका देखकर वादी हदाद के बाथरूम में पहुंचा और उसका टूथपेस्ट एक जहरीले टूथपेस्ट से बदल दिया।
इस टूथपेस्ट में एक अलग तरह का स्लो पॉइजन था जिसे इजराइल ने एक कंपनी अपनी एक लैब में तैयार किया। टूथपेस्ट में मिला यह जहर मुंह के अंदर जाकर धीरे धीरे खून में मिलना शुरू हो गया। इस वजह से वादी हदाद की हालत कुछ दिनों में बिगड़ती चली गई और उसे बगदाद के अस्पताल में एडमिट करवाया गया, लेकिन डॉक्टर्स को कुछ समझ ही में नहीं आया। इसके बाद 19 मार्च 1978 को वादी हदाद को बगदाद से जर्मनी की राजधानी बर्लिन ले जाया गया और एक बड़े अस्पताल में एडमिट करवाया गया, लेकिन यहां भी कुछ नहीं हो पाया। 10 दिन बाद 29 मार्च 1978 को वादी हदाद की मौत हो गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन 10 दिनों में वादी का वजन 12 किलो गिर गया था और वो दांत साफ करते करते अपनी जान से हाथ गंवा बैठा। तो ये है इजराइल, घुस के ठोकता है, ऐसे ठोकता है कि सामने वाले को समझ में नहीं आता कि मौत आएगी किधर से।